देश के सबसे पसंदीदा बहस के शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। आज मैं गंभीर हूँ और गंभीर इसलिए कि ना तो आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ना ये बता रहा हूँ कि देश की बहस की विशेषता क्या है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अभी अभी हाई कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है। उस बड़े निर्णय के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को है। अभी तक ये रस्साकशी चल रही थी कि अगर दिल्ली के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन कम है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। राज्य सरकारें कह रही थी कि कोटा केंद्र के पास होता है, इसलिए केंद्र सरकारों को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इसको लेकर बाकायदा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी। जो टीम थी आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी की टीम ने एक पिटीशन लगाई थी, जिसके बाद सरकार को ये आदेश दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया है। देखिए क्या कहा है दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश है। ये कोविड मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश है। अब केंद्र सरकार को इसका पालन करना होगा, और अगर कहीं भी ऑक्सीजन की कमी से जान जाती है तो उसके लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। मरीजों को ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करें। ऑक्सीजन सप्लाई का कोई भी तरीका अपना है, लेकिन सवाल यह है हाई कोर्ट ने तो यह आदेश दे दिया, लेकिन क्या हम लोग तैयार थे? पिछले मार्च 2020 से हमने लॉकडाउन लगाया था। उसके बाद अब लगभग 1 साल से ऊपर हो चुके हैं। क्या हमने तैयारी की थी? क्या हम दूसरी लहर के लिए तैयार थे? क्या हमने ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की थी? क्या हमने जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की थी? क्या हमने बाकी चीज़ों की व्यवस्था की थी? ये हम आपको सब बताएंगे, और उस पर हमारे एक्सपर्ट क्या सोचते हैं ये भी बताएंगे। चूक आखिरकार किसकी है, आज इसी पर बहस होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का अपडेट क्या है। जितने शहर उतना ही दर्द और उतनी ही लंबी चुनौतियों की फहरिस्त। कोरोना की लड़ाई में केंद्र ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बावजूद इसके राजनीति हर दिन नए रंग नए तेवर के साथ सामने आ रही है। अब राहुल गांधी देश की वैक्सीन पॉलिसी के तार नोटबंदी से जोड़ने लगे, जिसमें सुझाव कम और तंज ज्यादा है। इस सरकार की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है। आम जन लाइनों में लगेंगे, धन, स्वास्थ्य और जान का नुकसान झेलेंगे, और आखिरी में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को फायदा होगा। जबकि देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ये साफ कर चुके हैं कि सरकारी अस्पतालों में 18+ वालों को मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी। व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी। केंद्र सरकार अब तक 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 30 लाख लोगों को टीका लगा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति युद्ध स्तर पर हो रही है। इस मामले में गृह मंत्रालय ने भी मोर्चा संभाल लिया है। देश भर में ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई हो रही है, इस पर गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम नजर रखेगा। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक रेमडेसिविर इंजेक्शन पर आयात शुल्क माफ कर दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी की कोविड-19 के मरीजों की स्वास्थ्य देखभाल की प्राथमिकता के मद्देनजर रेमडेसिविर एपीआई इंजेक्शन और अन्य सामग्री को आयात शुल्क मुक्त किया गया है। इससे आपूर्ति बढ़ेगी, लागत घटेगी, जिससे मरीजों को फायदा होगा। मगर राजनीति है कि थमने का नाम नहीं ले रही। तो एक अहंकारी सरकार तो वो सरकार होती है जो किसी की नहीं सुनती। आज सिर्फ विपक्ष के नेता की बात नहीं नकारी जा रही, आज पूरे देश की बात नकारी जा रही है। हर एक इंसान रो रहा है, कह रहा है मेरी मदद कर। कौन मदद कर रहा है? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब राजनीति नहीं होनी चाहिए तब प्रचुर मात्रा में कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार राजनीति कर रही है। ये जो घमंड है गांधी परिवार का, वो कहीं न कहीं इस आपदा की घड़ी में संपूर्णतः देश के सामने झलक रहा है। देश की बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कोरोना के तूफान में राजनीति क्या उचित है, और क्या टीका टिप्पणी को छोड़ कोरोना की जंग में सबको साथ नहीं आना चाहिए।
और देश की बहस में हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। देश की बहस में हमने पूछा है कि क्या इस मुद्दे पर जबरन राजनीति हो रही है। आइए देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए देश की बहस का क्या सवाल है। हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। जवाब आपको कैसे देना है ये आपको पता है। आइए देखते हैं देश की बहस का सवाल क्या है। कोरोना पर राजनीतिक दल बिना मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं, हाँ या नहीं में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी, मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि जाने माने डॉक्टर है और कोविड को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। मेरे साथ जुड़ गई हैं सायरा शाह हलीम जो कि एक पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट है। और सबसे पहले आलोक शर्मा जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा और मेरा सवाल सीधा ये है, हाईकोर्ट ने तो फैसला सुना दिया है, बड़ी राहत की बात है, हाईकोर्ट का है फैसला और राजीव जेटली जी भी जुड़ गए। देखिए, मुझे लगता है दीपक जी, आज सबसे पहले तो सभी दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। और प्रभु राम के चरणों में हम सब लोग हाथ जोड़कर विनम्र विनती करते हैं कि प्रभु जो आपदा है इसको कम करें और जो गरीब लोग हैं उनको, जो बीमार लोग हैं उनको ताकत दें कि लड़ाई से लड़ा जा सके। जहां तक बात अभी प्रश्नों की है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, ये दुखद है। हाईकोर्ट को इतनी बड़ी महामारी के बीच में भी ऑर्डर देकर केंद्र सरकार को जगाना पड़ रहा है, ये खुशी की बात नहीं है दीपक जी, बहुत दुख की बात है। जो देश की राजधानी है और जीएसटी जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी का जो बिल आया था अभी पिछले पार्लियामेंट्री सेशन में, उसमें पूरी तरह से ये था कि जो भी फैसला होगा वो एलजी लेंगे। उसके बाद भी अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर देना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि हमारी व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। जहां तक बात है आपका जो आज का टॉपिक आप लेकर चले हैं कि वैक्सीन और तमाम चीजों के ऊपर क्या राजनीति हो रही है, दीपक जी बड़ा दुख है कि जो देश वैक्सीन किंग था, जो देश 1978 में 19 कंपनियों के द्वारा पूरे विश्व को वैक्सीन की सप्लाई कर रहा था, आज केंद्र सरकार को ये फैसला लेना पड़ रहा है कि हम उसके ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी घटाएंगे। आज ये नौबत क्यों आई? क्योंकि पूरी की पूरी सरकार कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई थी। आज के अभी न्यूज नेशन के प्रोमो में 4-5 निर्णय देख रहा था। कहा गया कि रेलवे जो है स्पेशल ट्रेन चलाएगा। भाई अभी तक स्पेशल ट्रेन क्यों नहीं चलाई गई थी? पिछले 20 दिन से तो हम और आप रोज दीपक भाई बैठकर बहस कर रहे हैं। ऐसा क्यों था कि सब लोगों को जब कहना पड़ता है उसके बाद ये चीज होती है? वैक्सीन के लिए आप कह रहे हैं कि साहब हमने 18 वर्ष से कर दिए। भाई आपको 18 वर्ष से ही करना था, राज्यों के ऊपर ही जिम्मेदारी डालनी थी, जनता के ऊपर अगर जिम्मेदारी डालनी थी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर डालनी थी तो ये जनवरी में डल सकती थी जिस समय पर वैक्सीन आई थी। क्या आज हम 3 महीने 4 महीने तक केवल इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पहले वैक्सीन एक्सपोर्ट हो जाए, फिर उसके बाद हम 6.5 करोड़ वैक्सीन बाहर से खरीदेंगे और उसके बाद जनता के ऊपर हमारे पर पूरी तरह से दबाव पड़ेगा? आज अगर ऑक्सीजन जो हम विश्व में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, अगर हमारी ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम आ रही है तो स्वाभाविक है कि विपक्ष सवाल पूछेगा। आप अगर आज सवाल पूछें कि विपक्ष जबरदस्ती की राजनीति कर रहा है या कोई राजनीतिक दल कर रहा है, मैं दीपक जी आपकी बात से सहमत नहीं। मुझे लगता है वन मैन गवर्नमेंट नहीं हो सकती, फेडरल स्ट्रक्चर। मैं पिछले शो में भी जब आया था तो गुस्से में था आपके साथ, लेकिन आज का जो भयावह माहौल है उसमें मैंने पिछली बार भी 4-5 सजेशन रखे थे। आप ऑक्सीजन के लिए 4 सेक्रेटरी की कमेटी बना दीजिए ना, जो प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स को आप ही का सवाल मैं राजीव जी के पास ले जाता हूँ। राजीव, आलोक जी एक एक करके बोलते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। राजीव जी, आलोक जी ने जो कहा वो 100% सही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, केंद्र सरकार की विफलता नहीं है कि हाईकोर्ट उसको निर्देश दे कि आप ऑक्सीजन सप्लाई करें? देखिए, मैं सुबह से सुन रहा हूं विपक्ष 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 को। आज से 20 दिन पहले तक आपने भी डिबेट पे सुना होगा और हमने भी सुना था। सारे प्रवक्ता विपक्ष के आते थे। किसी ने हमसे नहीं पूछा अभी तक वैक्सीनेशन कितनी हो चुकी है, किसी ने हमसे नहीं पूछा कितनी ऑक्सीजन की मात्रा अवेलेबल है और कितनी अभी तक आपूर्ति हो रही है और कितनी पूर्ति हो चुकी है। किसी ने हमसे नहीं पूछा था कि क्या ड्राइव आप चला रहे हैं कोरोना को लेकर। इन्हें जरूरत नहीं थी ये बात पूछने की। हमने 10 करोड़ वैक्सीनेशन कर दिए थे। हमने अभी पीछे 21 तारीख तक 12 करोड़ वैक्सीनेशन कर दिए। इन्हें शायद पता भी नहीं था, ये जानकारी भी इनके पास नहीं थी, क्योंकि फुर्सत नहीं थी। कौन सा कोरोना, कहाँ का कोरोना? अरे कोरोना राजनीति को जिंदा करता है ये मैंने कभी नहीं देखा था।
पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है हर 3 मिनट के अंदर एक मौत हो रही है, हर 3 मिनट में एक मौत हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है पूरी दुनिया के अंदर। उस वक्त पे इस देश की सरकारें क्या कर रही थी ये कभी जानकारी नहीं दी, पूछा ही नहीं गया। आपके यहाँ पे भी डिबेट होती थी, बाकी चैनलों पे भी डिबेट होती थी, कभी पूछी ये बात? सडनली हाँ, एक डिबेट हमने जरूर करी थी जिसमें राहुल गांधी जी वैक्सीन की ऑथेंटिसिटी के ऊपर बार बार उंगली उठाते हुए नजर आते थे। वैक्सीन ऑथेंटिक नहीं है, वैक्सीन में ये कमी है, वैक्सीन में ये होना चाहिए, वैक्सीन लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, मैं नहीं लगाऊंगा। कोई दूसरा इनका अलायंस पार्टनर होता था, वो कहता था इससे नपुंसक हो जाएंगे, इससे इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये वैक्सीन बीजेपी की है, ये मोदी वैक्सीन है, ये हमारी वैक्सीन नहीं है। हमने ये डिबेटें करी हैं यहाँ पर। इतनी गंभीरता कहाँ से आई एकदम? और ये तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता गंभीर हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट है, आलोक शर्मा जी बहुत समझदार हैं, लेकिन आप ये देखिए दूसरी तरफ राहुल गांधी ट्वीट क्या करते हैं, शमशान कब्रिस्तान। अरे भाई ये मौका है, इस मौके पे तो छोड़ दीजिए कम से कम। ये मौका राजनीति करने का नहीं है, ये मौका ईमानदारी से इस कोरोना से जंग लड़ने का है। आपको तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, सुना आप भी पॉजिटिव हो गए हैं, आपने वैक्सीन लगवाई क्या? राहुल गांधी जी आपने वैक्सीन लगवाई? अभी तक नहीं लगवाई है। कोई जवाब नहीं होता कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास इस बात के लिए। मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, अब हम इन्हीं के साथ उलझते रह जाएंगे तो हम कोरोना से कब लड़ेंगे? हमने ठाना है कोरोना को हराना है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा मेरी जो ड्राइव कोरोना को हराने की है वो चलती रहेगी। बार बार बोलते हैं एक्सपोर्ट कर देते हैं, बार बार बोलते हैं एक्सपोर्ट कर देते हैं। मैं जानकारी भी डाल दूं, एक्सपोर्ट नहीं करते। जो हमारा अलायंस है, पूरी दुनिया का अलायंस है, जो पूरी दुनिया के अंदर बच्चों को 50% वैक्सीनेशन करता है, उसमें पूरी दुनिया अपना कंट्रीब्यूट करती है, उसमें हम भी अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हमें भी विदेशों से सहायता चाहिए होती है। हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, पूरी दुनिया के बच्चों का वैक्सीनेशन करवाना है। उस ड्राइव में कुछ वैक्सीनेशन कंपनियां अपना माल बाहर बेचती थी। आलोक जी, दीपक जी, छोटा सा उत्तर देता हूं। हम मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। पटपड़गंज से एक बड़ी खबर आ रही है। अरविंद, क्या हुआ पटपड़गंज में? किस अस्पताल में ऑक्सीजन की क्राइसिस है? देखिए दीपक जी, अभी हाईकोर्ट में एक बहुत क्रूशियल हियरिंग चल रही है। दरअसल पटपड़गंज के जो हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है, उसने हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कहा है कि पटपड़गंज शालीमार, पटपड़गंज जो मैक्स हॉस्पिटल है और इसके अलावा जो मैक्स शालीमार बाग है, जहां पर तकरीबन 600 कोविड पेशेंट हैं, उनके लिए महज 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है और ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई सुनिश्चित किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट अभी आदेश पढ़ रही है और दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा, चाहे कोई भी कदम उठाए, कि जो लोग गंभीर रूप से कोविड के मरीज हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि आप पेट्रोलियम हो, स्टील हो, किसी भी इंडस्ट्री को जो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं उसको तुरंत कोविड मरीजों के लिए डाइवर्ट करें, क्योंकि मरीजों की जिंदगी से कोई समझौता नहीं हो सकता। अभी 1 मिनट पहले कोर्ट को ये सूचित किया गया है, आयोनॉक्स जो कंपनी है जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई करती है दिल्ली में, उसकी तरफ से बताया गया है कि 2 घंटे के अंदर तकरीबन 2000 क्यूबिक जो ऑक्सीजन है वो मैक्स हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। लेकिन सवाल ये उठाया गया है कि हो सकता है कि रास्ते में उसकी सप्लाई को रोकने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये भी शिकायत की गई थी कि हरियाणा और यूपी जैसे कई जो राज्य हैं वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई दिल्ली हो रही थी उसको रोकने की कोशिश की गई है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो सुनिश्चित करे कि ऑक्सीजन का सेफ पैसेज हो, यानी ऑक्सीजन सीधे तौर पर मैक्स पहुंचे, कहीं रास्ते में उसकी रोकने की कोशिश ना हो। अभी हाईकोर्ट ने कहा है कि हम आधा घंटा और वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि ऑक्सीजन कहां तक पहुंचती है और अगर जरूरत पड़ी तो हम इस आदेश को मॉडिफाई आगे करेंगे। यानी केंद्र सरकार पर पूरी जिम्मेदारी है, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है और कहा है कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता कोविड मरीज होनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि 22 अप्रैल से पेट्रोलियम और स्टील जैसी कुछ एक इंडस्ट्री को छोड़कर बाकी जितनी इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है उसको कोविड मरीजों के लिए डाइवर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आज कोर्ट ने कहा कि आप इन जो इंडस्ट्रीज हैं इनमें भले ही प्रोडक्शन बंद हो जाए, लेकिन इनकी भी सप्लाई को डाइवर्ट कर दीजिए कोविड मरीजों के लिए। किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन की सप्लाई मरीजों के लिए जरूरी है जिनकी सांसें उखड़ रही हैं। राजीव जेटली जी, आपका फेस लॉस नहीं है, हाईकोर्ट को आपको निर्देश देना पड़ा, वो भी जीवन रक्षक ऑक्सीजन की सप्लाई का, और हाईकोर्ट को बहुत खुश दिखाई नहीं दे रहा ये डिसीजन देते हुए। बिल्कुल, मैं दीपक जी आज इधर उधर घुमा फिरा के अपनी बात को काटना नहीं चाहूँगा, सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ कि हाँ,
जितनी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थी और जितनी अभी तक प्रदेशों से हमें जो फीडबैक मिला था, जो केंद्र की टीम प्रदेशों में गई थी, उन्होंने फीडबैक लिया था हर प्रदेश से जाके कितनी वैक्सीनेशन हुई, कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कितनी उनकी शॉर्टफॉल है, कितनी और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी डिमांड है और कितनी उनकी ज़रूरत पूरी करनी है। तो उस पूरी डिटेल को जब निकाला गया, उस डिटेल के हिसाब से ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। लेकिन सडनली जो महामारी, जो पेंडेमिक आए, हम नहीं कहते हैं, पूरे देश के साइंटिस्ट और पूरे देश के डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उम्मीद नहीं की गई थी। लेकिन एक बात मैंने भी आज देखी, आईसीएमआर की एक स्टेटमेंट आई है, जिस स्टेटमेंट के अंदर आईसीएमआर ने कहा है कि जो पहला फेज कोविड का आया था, उसके अंदर जो रेशियो रहा था संक्रमण का, वही रेशियो सेकेंड फेज के अंदर भी है। फर्क केवल इतना आया है कि जरूरत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वो क्रोनिक हो गया, वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। आज कल आपने देखा देश के प्रधानमंत्री ने सभी पीएसयू, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सेल हो, चाहे कितने भी सेक्टर हो जो ऑक्सीजन को यूज करते हैं, आज भी चाहे जिंदल ट्यूब की बात करें, सब लोगों ने अपनी अपनी ऑक्सीजन अस्पतालों को देने के लिए अपनी तैयारी कर ली और देनी शुरू भी कर दी है। ये उम्मीद नहीं की गई थी। इसको हम कैसे भी ले सकते हैं कि आपने पहले प्रिपरेशन क्यों नहीं करी। इतनी ऑक्सीजन कल्पना भी नहीं करी थी कभी हमने, इस दुनिया के अंदर ऑक्सीजन की शॉर्टेज भी कभी किसी मरीज को पड़ सकती है। लेकिन ये दिन आया है, हमने देखा है। लेकिन इस चुनौती से हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं और हम इसकी पूर्ति भी करेंगे। आज हाईकोर्ट का निर्देश आता या ना, लेकिन ये ठान लिया था कि चाहे किसी भी कंपनी के पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, वो अस्पतालों तक मरीजों को जरूर पहुंचनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं मेरे पास। लेकिन आलोक शर्मा जी, गैर जवाबदार तो आप भी हैं। राहुल गांधी कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी वो ट्वीट लिख रहे हैं। सुन लीजिए मेरा सवाल, फिर भी वो ट्वीट लिख रहे हैं, आम जन लाइन में खड़ा होगा, अव्यवस्था होगी, अंत में उद्योगपतियों का फायदा होगा। वैक्सीन से किस उद्योगपति का कैसे फायदा होगा, ये बता दीजिए आलोक जी जरा मुझे, और पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। वैक्सीन से किस उद्योगपति का कैसे फायदा होगा? दीपक जी, ये तो पूरी तरह से क्लियर हो गया है। कल ही मोदी जी ने आकर पूरा ब्रह्म ज्ञान दिया और वैक्सीन जो निर्माता हैं, जो उत्पादक हैं, उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढ लिया। आज ही उन्होंने रेट लिस्ट जारी कर दी, अपनी 600 रुपए की कर दी है उन्होंने। प्राइवेट आदमी खरीद ले, प्राइवेट हॉस्पिटल 600 रुपए में मिलेगी। क्या ये अवसर नहीं है, आपदा में लिया गया है? क्या ये सच नहीं है? क्या जो विदेशों में एक्सपोर्ट हुई थी उसका फायदा क्या सरकार को हुआ है? क्या सरकार ने उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी? ये तो कंपनियों को फायदा हुआ है। दोनों प्राइवेट कंपनियां हैं, कोई भी नहीं है गवर्नमेंट की। क्या बाहर से जो विदेशी कंपनियां आएंगी उनको जो पैसा जाएगा वो एक्सचेकर का पैसा नहीं जाएगा? किसको फायदा होगा? प्राइवेट कंपनी को। अगर स्पुतनिक 750 रुपए में देगा तो किसका फायदा होगा? स्पुतनिक कंपनी का होगा, हमारा तो नहीं होगा। अब मैं आता हूँ ऑक्सीजन के मुद्दे पर। जहां तक ऑक्सीजन की बात है, के साथ बताता हूँ 21 अक्टूबर को 8 महीने 21 अक्टूबर को 8 महीने होने के बाद होगी ना। देखिए, दवाई को आप फायदे से जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कल कहा सबको फ्री में। चलिए आप पर जवाब ले लेते हैं डॉक्टर मिश्रा का। डॉक्टर मिश्रा, क्या वैक्सीन को फायदे से जोड़ना चाहिए? अरे भाई, क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? इस आपदा में भी अवसर ढूंढ रही है कंपनियां। सुन लीजिए आलोक जी, डॉक्टर मिश्रा। नहीं दीपक जी, क्या 5000 की करा दीजिए, फिर तो मुनाफा कमाने दीजिए उनको जितना कमा रहे। गजब है भाई, आप कैसे सरकार को बचा रहे हैं? आज तो कांग्रेस को मिलाते रहिए, कम से कम जितना बोलेंगे उतना इनका चेहरा उजागर किसी के बीच में नहीं बोला था दीपक भाई, मैं बैठ जाऊंगा। मैं आज बीच में बोलने का समय नहीं है, मुझे बीच में बोलना बहुत आता है। खुद ही करते हैं। डॉक्टर मिश्रा से जवाब सुन लीजिए, क्या इसको मुनाफाखोरी माना जाए? डॉक्टर मिश्रा बताइए, क्या कोवैक्सीन और कोविशील्ड की बिक्री को मुनाफाखोरी माना जाए? दीपक जी, जब प्राइवेट प्लेयर्स की बात आती है तो मैं अपने देश का हाल बता देता हूं कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ 15% सरकारी हाथ में है और 85% प्राइवेट के हाथ में है, और ये हमेशा से रहा है। तो अगर हम ये चाहेंगे कि ये बिल्कुल सही बात है, आलोक जी की बात से मैं एग्री करता हूं कि लोगों को फ्री मिलनी चाहिए, लेकिन अगर फ्री नहीं मिल रही है तो जो लोग खरीद सकते हैं उनको प्राइवेट का ऑप्शन देना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में सरकारी हॉस्पिटल हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत होती है तो वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, वो जाते प्राइवेट हॉस्पिटल में ही हैं। कोविड का इलाज भी कराना होता है तो वो जाते प्राइवेट हॉस्पिटल में ही हैं। इसलिए जाते हैं क्योंकि 85% प्राइवेट हॉस्पिटल हेल्थ केयर करता है हमारे देश की। तो सिर्फ एक एक्यूज़ की नज़र से प्राइवेट सेक्टर को देखना ये बेहतर नहीं है। मेरा ये मानना है
कि दोनों ऑप्शन होने चाहिए। गरीब के लिए फ्री वैक्सीन सरकारी अस्पताल में मिलनी चाहिए, लेकिन जो कोई जिसको लगता है कि वो अफोर्ड कर सकता है उसको खरीद कर भी वैक्सीन दी जानी चाहिए। लेकिन प्राइसेस का जो कंट्रोल है वो एग्जूबरेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोवैक्सीन हमारी 200 रुपये की मिल रही है तो अदर वैक्सीन 5000 की मिले। ये नहीं होना चाहिए। प्राइसेस कंट्रोल में होने चाहिए, लेकिन हमारे देश की जनता के पास दोनों ऑप्शन होने चाहिए। नहीं तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं वो आज से इसी कोविड महामारी में इस बात का प्रण करें कि उनके डिपार्टमेंट या उनके पार्टी में कोई भी अगर कोविड से बीमार होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाएगा, वो केवल सरकारी हॉस्पिटल जाएगा। ठीक है, सीधे मैं शायरा सलीम जी के पास चलता हूं। शायरा जी, क्या आपको भी मुनाफाखोरी लगता है अगर प्राइवेट प्लेयर जो हैं ये वैक्सीन ओपन हॉस्पिटल को बेचते हैं, गैर सरकारी अस्पतालों को बेचते हैं? तो देखिए, यहाँ पे जो है प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ये कुछ मिडिल मैन हैं, वो ज़रूर आ रहे हैं, इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं कि 18 से 45 जो वर्षीय जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए वैक्सीन। देखिए, वैक्सीन की बात है, ठीक है, बहुत अच्छी खुशखबरी है कि चलो 1 मई से आप रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन बात है कि ये फ्री में मिलेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये वैक्सीन शॉर्ट सप्लाई में हो और ऊपर से बाद में केंद्र सरकार ये राज्य सरकार पे दोष डाले कि भैया आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो ये यहाँ पे ये चर्चा ये हो रही है कि ठीक है, आपने ऐलान तो कर लिया, लेकिन इसका जिम्मा कौन लेगा? जिम्मेदारी भी लेना है कि हर क्षेत्र में, हर राज्य में वैक्सीन एम्पल सप्लाई में हो। लेकिन आप देख रहे हैं हम लोगों का जो पूरा जो स्वास्थ्य जो हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रम्बल हो रहा है। ये क्यों क्रम्बल हो रहा है? क्योंकि सेकेंड वेव के लिए जो सरकार जो है पूरी तरह से रेडी नहीं थी, पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थी। उनने तो ऐलान किया था कि 2021 में फरवरी मास में ये कोरोना का किस्सा खत्म हो जाएगा, कोरोना का किस्से का खात्मा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि लोगों की भी लापरवाही थी। और सरकार आप देख लीजिए, सत्ता अलग अलग राज्य से सत्ता पाने में ज्यादा उनने ध्यान दिया, ज्यादा उनकी प्रायोरिटी सत्ता थी, लेकिन प्रायोरिटी होनी चाहिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और बहुत अफसोस की बात है ये ऐसे हुआ नहीं। और ठीक है, मैं सीधे अभिषेक मिश्रा के, सारा जी आपने पॉइंटेड बात बोली कि हमारी प्रायोरिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थी ही नहीं। इस सवाल को मैं आपके आगे ले जाऊंगा। अभिषेक मिश्रा मेरे एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या केंद्र सरकार ने लापरवाही की या राज्य सरकार ने? आपको क्या लगता है? मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे लापरवाही तो नहीं है, लापरवाही मेरे तमाम पब्लिक का है सर। ये जो इस पेंडेमिक सिचुएशन है ना, ये हम आम पब्लिक, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो बीजेपी से बिलोंग करते हो, चाहे वो कांग्रेस से बिलोंग करते हो, इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम सारे लोग को एक होकर के, इकट्ठा होकर के जो पीड़ित लोग हैं उनको मोटिवेट कर करके, सपोर्ट कर करके आगे बढ़ाने का। सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हमारे माननीय राहुल गांधी जी हैं जो बीजेपी पे धावा बोल रहे हैं, अपोजिशन पे उंगली उठा रहे। सर ये हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त है पहले अपने देश को बचाओ, फिर तो हमारी पार्टी बचेगी ही, फिर तो हमारा सरकार बनेगा ही बनेगा। लेकिन जो ये ट्विटर के माध्यम से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कर रहे हैं ना, वो सारी पब्लिक देख रही है। ये जो सिचुएशन है ना सर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे फिर स्टेट गवर्नमेंट, हम सारे आम पब्लिक को भी एक दूसरे को कॉपरेट करके ना आगे बढ़ाने का सिचुएशन है। सारे जो हम लोग जूझ रहे हैं इस सारे महामारी से, पहले हम लोग को एक दूसरे को कॉपरेट करके, सपोर्ट करके आगे निकलने का है, ना कि हमारे अपोजिशन को, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो या राहुल गांधी जी हो जो कि मोदी सरकार पे ढाबा बोल रहे हैं, चाहे वो मोदी सरकार हो, हम सारे लोग को एक दूसरे को अभी एकजुट होना है। क्योंकि ये जो महामारी है ना, किसी को अकेले की बस की बात नहीं, चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री। ठीक है अनुराग, मैं सीधे आपके सवाल को लेकर आलोक शर्मा के पास चलता हूँ। आलोक जी, उनका साफ कहना है कि राजनीति कर रहे हैं प्रियंका राहुल। देखिए, मुझे लगता है कि अगर ऑक्सीजन की डिमांड करना, जनता के लिए रेमडेसिविर वैक्सीन की डिमांड करना, अगर राजनीति है तो हम जरूर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभिषेक मिश्रा जी शायद ये भूल गए कि देश के प्रधानमंत्री, जिनको 300 से भी ज्यादा सीटें
लोगों ने जिताकर दी, वो दीदी ओ दीदी दीदी ओ दीदी करते घूम रहे हैं। राजनीति कौन कर रहा है देश की जनता जानती है। क्या ऑक्सीजन की सप्लाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कोई राज्य कर सकता है या राहुल गांधी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या लेबर माइग्रेंट पॉलिसी राहुल गांधी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। जो एक्सपोर्ट किया गया वैक्सीन क्या वो राहुल गांधी ने कर दिया? नहीं किया। अमेरिका से जो वैक्सीन का रॉ मटेरियल जनवरी से आना बंद हो गया, क्या वो राहुल गांधी जी की वजह से बंद हो गया? क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो पॉलिसी टाइमली बननी चाहिए थी, जो आज इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, क्या वो राहुल गांधी जी की वजह से घटी है? क्या जो वैक्सीन प्रोडक्शन का एडवांस पैसा सरकारों को देना था, क्या वो विपक्ष देगा? क्या सेंट्रल कोई कमांड अथॉरिटी ऐसी बनाई कि जो ऑक्सीजन की कम से कम एडवांस पैसे दे के कंपनियों को और ये फिक्स कर सके कि कौन कौन सी डेट को कब कब ऑक्सीजन आएगी? मुझे लगता है अगर कोई राजनीति कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर रहे हैं। कल भी याद होगा दीपक जी, एक टीवी चैनल, राष्ट्रीय टीवी चैनल आपके पड़ोस में ही है, उनके एक महिला पत्रकार को गृह मंत्री जिस तरह का अहंकार भरा इंटरव्यू देते हुए आए हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। उन महिला पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि आप यहाँ घूम रहे हैं तो देश क्या करेगा? उन्होंने कहा नहीं 4 घंटे हम तो काम कर लेते हैं, सब कुछ काम ठीक चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं सब कुछ चंगा सी, तो मुझे लगता है राजनीति कौन कर रहा है ये देखना चाहिए। घूमे फकीरा मस्ती में, चिता जले हर हर बस्ती में, जब थू हो गई है तब जाकर आपने 19 मिनट का भाषण दिया। कल के भाषण में क्या था? केवल राजनीति। बाल बच्चे ये कर लें, WRTO वाले वो कर लें, छोटे ये कर लें, सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार, उसका कहीं जिक्र नहीं था। अरे भाई मैं कह रहा हूँ राजीव जी से जवाब ले लेते हैं। राजीव जी, क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राजनीति कर रहे हैं? आरोप लगाए उन्होंने एक के बाद एक कई सारे मुद्दों पर। आलोक जी रुक जाइए, आप रुक जाइए, लंबा बोल दिया आपने। जो फीडबैक केंद्र की टीम ने राज्यों से लिया था दीपक जी, मैं अधूरी रह गई थी वो, तो अगर मैंने बोली होती तो शायद आगे की बात ना। कौन सी केंद्र की टीम राज्यों में गई है? झूठ बोल रहे हैं राजीव जी। मैं आपको नोटिफिकेशन की कॉपी इसी डिबेट में देके जाऊंगा, इसी डिबेट में देके जाऊंगा। नोटिफिकेशन से क्या होगा? अभी दे देता हूं, अभी दे देता हूं। बताइए जो फीडबैक आया वो भी अभी दे देता हूं, अभी दे देता हूं आपको, लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहता। जाने की जरूरत मेरे कानों में कोरोना की तरह घुस रहे हैं, मैं कोरोना सुन के इरिटेट हो गया हूं। मैं आपकी बात अच्छी नहीं लग रही है ना मुझे ना देश की जनता को, या तो मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मुझे केवल ये बताइए, क्या एक चीफ सेक्रेटरी को आप एक मेल करेंगे कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है? भाई कमेटी को टीम को जाने की जरूरत पड़ेगी वहां पर। क्या हो गया? आप बताइए ना मुझे। अच्छे नहीं लग रहे हैं एक मेल बताइए, आलोक जी, अच्छे नहीं लग रहे हैं ऐसा डाला हो या गवर्नमेंट को अच्छे नहीं लग रहे हैं ऐसा कि हम हमें ऑक्सीजन चाहिए और चिल्ला के बहुत डिबेट कर लिया, हमने आगे कर लेंगे। कोरोना से जंग लड़ ले, उसके बाद कर लेंगे, दोबारा से लड़ेंगे। आपने पूरी बात करी अपनी, अभी नहीं, आज ये इमोशनल कार्ड मत पे लो। आज मैं आपको मौका देता हूं, जो राज्यों को लिखा हो गृह मंत्रालय में, चिल्लाइए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है मुझे बताइए। ईमेल दिखाइए अभी आप। मैं बैठा हूं चुपचाप। दीपक जी दिखाइए। मैं दीपक जी व्हाट्सएप कर रहा हूं, इनको भेज देना। उसके बाद इसी डिबेट में हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे, इसी डिबेट में हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। मैं सरकारी लेटर भेज रहा हूं। अगर राज्यों को ये लिखा है नाक रगड़ के माफी मांगेंगे इसी डिबेट में, आप मुझे मेल नाक रगड़ दिखाइए। के माफी मांगेंगे। इतना चिल्लाने हैं, नाक रगड़ और वो सब से बात जा रहे हैं। मुझे बताइए उस कमेटी को कौन हेड कर रहा था? नाम बताइए, मैं माफी मांगूंगा। और नहीं मांगेगा तो चुप करके बैठिए। आप उस कमेटी में कितने मेंबर थे और उसको हेड कौन कर रहा था? मैं भी माफी मांगूंगा। हाँ, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। नाम बताइए। मैं आपको ये कमेटी का नाम बताइए। बताना चाहता हूँ उसी, देखिए ये देख चिल्लाने लग पड़े। नहीं, कौन कमेटी को हेड कर रहा था? मैंने केवल राज्य का नाम लिया और चिल्लाने लग पड़े। माफी मांगूंगा। राज्य सुनते हैं, मालूम था फंसने वाले हैं। इन्हें मालूम था कि हमारी कमजोरियां हैं, इन्हें मालूम था हमने राज्यों में गई हो जो मालूम था हमारी कमियां रही हैं। नीचे तक सब लोग कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया कोरोना के लिए, कोई अतिरिक्त बेड नहीं बनाया आपके राज्य में, ना महाराष्ट्र में बनाया ना पंजाब में बनाया। आपने वैक्सीन खराब कर दी वहां पे, आपने वैक्सीन खराब कर दी वहां पे। आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, कितनी वैक्सीन बर्बाद कर दी आपने? 5 लाख वैक्सीन आपने महाराष्ट्र में खराब कर दी। पता ही नहीं था आपको कोरोना भी आएगा, नहीं चलता है। पता ही नहीं आपको कोरोना क्या चीज होता है। आप उस कमेटी का नाम बता के जाइएगा। टीवी डिबेट में बैठ के डिबेट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों झगड़ते रहिए। नाम बता के जाइएगा। मैं सीधे डॉक्टर मिश्रा के पास चलता हूं। डॉक्टर मिश्रा, क्या पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, राज्यों की कुछ नहीं? सीधे डॉक्टर मिश्रा, दोनों को ऑडियो डाउन। सुन नहीं रहे दोनों को ऑडियो डाउन। डॉक्टर मिश्रा, दीपक जी, जितना मेरे को समझ है उसके हिसाब से मेडिसिन की सप्लाई
वैक्सीन का डिलीवरी एंड ऑक्सीजन की सप्लाई केंद्र के दायरे में आता है, बाकी सारी चीज़ें राज्य के दायरे में आती हैं। मैंने लेटर तो नहीं देखा है, पर ऐसा मैंने मीडिया के थ्रू ही जाना है, जिसमें कि ये बताया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट गवर्नमेंट जो बीजेपी शासित हों चाहे कांग्रेस शासित हों, और आजकल सबको पता है कि इस समय बीजेपी शासित राज्य ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, कि सबको लेटर गया था और उसमें ये इन्फॉर्म किया गया था कि इस समय जो ये महामारी चल रही है, इस वेव के बारे में उसमें मेंशन था। स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉपर तैयारी नहीं की और केंद्र को जो ऑक्सीजन की सप्लाई करनी थी, जिसके लिए हाईकोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा, इसके लिए केंद्र रिस्पॉन्सिबल है। वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात आती है, 1 मई से जब सबकी डिमांड थी कि 18 साल से ऊपर वैक्सीन लगनी चाहिए, वो हो चुकी है। अब उसमें इस पे क्वेश्चन उठाना कि वो प्राइवेट बिडर्स आएंगे नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं, गरीब के लिए भी अमीर के लिए भी, कि कोई अगर पैसा अपना बचाना चाहे, जिसके पास पैसे नहीं है वो सरकारी हॉस्पिटल में जा कर के वैक्सीन लगा सकता है, बाकी लोग खरीद के लगा सकते हैं। कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि वैक्सीन के रेट लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को फिक्स करने चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट जब वो डायरेक्ट खरीदी करने का, इसके 1 मई के बाद स्टेट गवर्नमेंट को भी कंपनियों से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार दे दिया गया है, तो वो भी अपने रेट फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि लोग एक दूसरे, कोरोना फुटबॉल जैसा हो गया है और फुटबॉल की तरफ फेंका जा रहा है। केंद्र स्टेट को भेजता है, स्टेट केंद्र को भेजता है, और जनता परेशान है और मीडिया मज़ा ले रही है। मैं सॉरी करना चाहूँगा, मज़ा नहीं ले रही है, पर मीडिया ज़्यादा बेहतर काम करना चाहिए और बेहतर काम करना चाहिए। पर ये जो आपस में दोनों प्रवक्ता आपस में लड़ रहे थे, मैं ये जानना चाहूँगा, जो जेटली जो लेटर दिखा रहे थे उसको दीपक जी ज़रूर लाइएगा, जिससे कि देश की जनता को सच्चाई का बारे में पता चले और सबको पता चले कि सच्चाई क्या है। मैं चाहता हूं जो आप 5 मिनट का ब्रेक 5 मिनट बाद लेंगे, वो अभी लीजिए, उस लेटर को पब्लिक कीजिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ब्रीफ नोट है पूरा। कमेटी का बताइए ना मिश्रा जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप छुपे हुए बीजेपी के एजेंट लगते हैं। आप बताइए कौन सी कमेटी है? मैं बोलता हूं उनको लेटर निकाले, मैं बोलता हूं उनको लेटर निकाले। भाई गैस कोऑर्डिनेशन टीम राजीव जेटली जी ने आपको लेटर भेजा है, उसका ग्राफ लगा के बताइए वो क्या लेटर है, उसका ग्राफिक बताइए। आलोक जी अब रुक जाइए, अनुराग भदौरिया के पास जाना। अनुराग भदौरिया जी, अब आप बताइए, आप तो ना वैक्सीन के लिए राजी थे, ना इलाज के लिए राजी थे, और बीजेपी की वैक्सीन बता रहे थे वैक्सीन को। अब क्या वैक्सीन लगेगी 1 तारीख से 18 साल से ऊपर वाले लोगों को आपके राज्य में? आपके समाजवादी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी, आप भी मानते हो। ये पार्टी, जो सरकार सबसे ज़्यादा, हमारा देश ऑक्सीजन का प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन हमारे हिंदुस्तान में होता है, और हमारा ऑक्सीजन की वजह से हमारा चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। जो देश और जो सरकार ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवा पाई, तो मुझे उस पर विश्वास नहीं है कि सरकार और भी कुछ काम कर पाएगी आगे। जो ऑक्सीजन हमारे देश में है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, और हमने उस ऑक्सीजन को विदेश में एक्सपोर्ट करने का काम किया। चाहे अभी बोलोगे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को ऑक्सीजन में, जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है उसको कन्वर्ट करने में बहुत समय नहीं लगता है। इसलिए आपने ज़्यादा अगर हम बोलें 2020 अप्रैल से लेकर 2021 तक, 2021 जनवरी तक आपने 9000 मैट्रिक टन आपने ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी, और हमारा देश बिना ऑक्सीजन से मर रहा है। लोग तड़प रहे हैं, मेयो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। वो लगातार लेटर जारी कर रहा है, पेशेंट रोड पे आके बैठ गए, पेशेंट को घर जाने के लिए बोल दिया। पेशेंट अब कहाँ घर जाएगा, कहाँ जाएगा? सोचिए आप, उसकी सांस अटकी हुई है, लोगों की मौतें हो रही बिना ऑक्सीजन के। और जिस देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा हुआ, तो सरकार 1 साल से क्या कर रही थी? सरकार ने 1 साल से ऑक्सीजन, और पता है आपको क्योंकि इनके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। 2000 ट्रक है मात्र। अरे आप 10,000 ट्रक कर देते, एक साल में आप ये व्यवस्था नहीं कर पाए। इसके मतलब जो चीज आपके पास थी उसकी आप व्यवस्था नहीं कर सकते, जो आपके पास नहीं है उसकी व्यवस्था आप कैसे कर दोगे? इस पे संदेह होता है। और ये सरकार सिर्फ मार्केटिंग और राजनीतिक सिर्फ मार्केटिंग और इवेंट करना जानती है। अगर जनता की समस्या की बात करती, आत्मनिर्भर की बात करती, कहते आत्मनिर्भर हो जाओ, जनता को तो आत्मनिर्भर की बात करती, यही आत्मनिर्भरता आपने हॉस्पिटल में कर दिया होता। हर छोटे बड़े हॉस्पिटल में आपने ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए होते, वेंटिलेटर लगा दिया होता, तो आज शायद लोगों की मौतों का मंजर देखने को नहीं मिलता। लोग यहाँ समाजवादी वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं? बीजेपी की लोगों से परेशान नहीं हो रहे होते। बीजेपी की वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? अनुराग भदौरिया, भ्रष्टाचार वाला प्रदूषण है। अब मैं आपको
मैं आपको ये बता दूं, ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, ध्यान भटकाने के लिए। ये मैं सरकार से कहता हूं, क्या सरकार एक महीने के अंदर में क्या हमारे हिंदुस्तान के सभी लोगों को वैक्सीनेट कर देगी? मैं कुछ भी बोल रहे हैं। जब राज सवाल का जवाब तो आप देते नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हैं। सीधे मैं शहनाज साहब हलीम के पास चलता हूं, जवाब दे रहा हूं, मैं बोल तो रहा हूं। अरे बोलने तो दो। सारा जी मुझे बताइए। ना छोड़ दीजिए। आप सवाल का जवाब कभी नहीं देते हैं, पता नहीं क्या याद करके आते और बड़बड़ाते रहते हैं। आपके हिसाब से क्या पॉजिटिव सजेशन होना चाहिए अपोजिशन के लिए और सेंटर दोनों के लिए? सायरा जी बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ सेंटर के लिए, जो मेरी यहाँ पे राय है और एडवाइस है। भाई यहाँ पे सब लोग जो हैं फ्री में एडवाइस बांट रहे हैं, तो अगर परवाह है तो आप सुन लीजिए। सबसे पहले ये बात है, हमें सबसे बड़ी चिंता ये है कि ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन लेवल है पेशेंट्स का वो ड्रॉप हो रहा है। तो हम लोगों को अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन चाहिए और हम लोग को एम्बुलेंसेस चाहिए, और जो कोविड-19 के जो अस्पताल हैं वहाँ पे बेड, वहाँ पे भर्ती लोग जो हैं इंतजार कर करके सड़कों पे कि हम लोग को कब बेड मिलेगा, और उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन जो लेवल है ड्रॉप हो रही है, वहीं पे उनकी मृत्यु हो रही है। आप देख लीजिए, केस देख लीजिए, अभी 24 घंटे में 2000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है कोविड-19 से, और ये एक सिंगल डे का टैली जो रहा है 2,90,000 से ऊपर रहा है नए केसेस। तो ये जो है बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ी तवज्जो देते पहले वेव में, मास्किंग अगर जो गवर्नमेंट और नागरिक जो हैं दोनों अगर कड़े रहते और कार्रवाई करते, डिसइंफेक्टिंग का प्रोसेस होता है, ट्रेसिंग का प्रोसेस होता है, क्वारंटीन का प्रोसेस होता है, तो ये लापरवाही की वजह से ये सेकेंड वेव देख लीजिए कितना एक हानिकारक हो रहा है कि मतलब हर कोई जो है यहाँ पे छटपटा रहा है, नागरिक डरे हुए हैं, छटपटा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बिस्तर नहीं मिल रहा। हेमा रुकना पड़ेगा सायरा जी आपको। हेमा मेरी एक दर्शक जयपुर से जुड़ गई है। हेमा, किसकी गलती है आपके हिसाब से? दीपक जी, मुझे लगता है कि हमें राजनीति छोड़ के अभी एकजुट होने की जरूरत है, और आई कैन सी वेरी क्लियरली कि यहाँ पे हम सिर्फ मुद्दा बना रहे हैं चीजों को, रियलिटी कुछ और है। अगर आप एक्चुअली हॉस्पिटल्स के बाहर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एडमिशन भी नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर्स आर नॉट देयर इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्टिल। तो मुझे लगता है कि इस मुश्किल घड़ी में हमें राजनीति तो बिल्कुल ही नहीं खेलनी चाहिए। कांग्रेस, बीजेपी, ये आई अंडरस्टैंड कि एक कांग्रेस जो है एज अ पॉलिटिशियन पार्टी है और उनको बोलना चाहिए इस टाइम पे ताकि दूसरी पार्टी काम करे, लेकिन एज एन आम आदमी जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि आज की तारीख में जब इतने हजारों की तादाद में लोग की डेथ हो रही है, उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द माइक्रो मैनेजमेंट वी आर डूइंग, वो एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। जैसे कि ऑक्सीजन की एक बात हो रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या हम उसके लिए एज अ गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, क्या हमारे, और उसको मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, क्योंकि मॉनिटरिंग इज अ मेजर टास्क राइट नाउ। वी आर अ ह्यूज पॉपुलेटेड कंट्री, और हमारे लिए मॉनिटरिंग अगर हम प्रॉपरली रखेंगे, माइक्रो मैनेजमेंट रखेंगे, तो आई थिंक हम उस चीजों को फास्ट कर पाएंगे, वेट वाली स्थिति से हम बाहर निकल आएंगे। जी ठीक है, सीधे मैं चलता हूं डॉक्टर मिश्रा के पास। डॉक्टर मिश्रा, दोनों पार्टी बैठी हैं, कांग्रेस और बीजेपी, क्या कहना चाहेंगे एज ए डॉक्टर इनको आप? दीपक जी, आलोक जी ने मेरे को पर्सनली कुछ बोला। आलोक जी, मैं दोनों की गलतियां बताई थी, और जो भी मैंने स्टेटमेंट दिया था वो होम मिनिस्टर ने अपना इंटरव्यू दिया था, उस पर उन्होंने बोला था कि सारे स्टेट गवर्नमेंट को 3 महीने पहले ये भेज दिया गया था लेटर, इस समय यानी कि अप्रैल के महीने में वेव आने वाली है। अगर मुझसे पूछने की बजाय आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए था कि मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है। और जो जेटली जी वो जो लेटर भेजने वाले हैं, दीपक जी, मैं चाहता हूँ उसको, मैं नहीं जानता उस लेटर में क्या लिखा हुआ, मुझे ये भी नहीं पता कि जेटली जी सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, लेकिन अगर जेटली जी कुछ दिखाना चाहते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो दिखाना चाहिए। और दीपक जी, मेरी एडवाइस ये होगी कि मुझे लगता है हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कम है, दिल्ली का अगर ये हाल है तो स्टेट गवर्नमेंट का हाल तो और बुरा होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे फेल्योर दोनों गवर्नमेंट का है, लेकिन बात ये है कि ये कहना, अगर मैं कुछ बोलता हूँ
एज ए नॉर्मल सिटीजन, जब वो कांग्रेस के फेवर की होती है तो बीजेपी वाले कहते हैं मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, जब वो कांग्रेस बीजेपी के फेवर की होती है तो वो कहते हैं जी मैं बीजेपी का आदमी हूँ। जनता का अपना व्यू हो सकता है। एज ए एक्सपर्ट यहाँ पे मुझे लगता है ये दोनों गवर्नमेंट का फेल्योर है, दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ चीज़ों में सेंटर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, पर ज़्यादातर जगह स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया, पैंडेमिक एक्ट की बार बार बात करते हैं, सेक्शन 13 और 12 और 13 पढ़िए, उसमें सारी पावर्स स्टेट को दे दी गई। और अगर 3 महीने पहले उनको ये पता था कि ये पैंडेमिक आने वाली है तो स्टेट गवर्नमेंट कर क्या रही थी। इसलिए मैं बार बार स्टेट गवर्नमेंट की बात बताता हूँ। और जहाँ तक रही लॉकडाउन की बात, कल प्रधानमंत्री के वक्तव्य में उन्होंने लॉकडाउन न लगाने के लिए मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जहां पर भी क्राइसिस ज़्यादा हो रही है, रिसोर्स का मिसमैनेजमेंट हो रहा है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है, पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, सप्लाई एडिक्वेट नहीं हो रही, मेडिसिन कम है, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट अपने लोकल लेवल पे स्टेप लेकर के लॉकडाउन या उससे मिलता जुलता चरण इस पर कदम बढ़ाने के लिए इंडिपेंडेंट है। तो दोनों की अपनी फिक्स वैल्यू है। बात यह कि हम यहाँ पे बैठ करके एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो लेटर आए, मुझे नहीं मालूम उस लेटर में क्या लिखा है, जिसकी बात जेटली जितने शान से कर रहे थे वो पब्लिक में आना चाहिए और दिखना चाहिए, जिससे कि पब्लिक को सही बात तो पता चले। मैं चाहूंगा कि वो लेटर आए पब्लिक में। केंद्र ने क्या क्या प्रश्न पूछे और क्या क्या जवाब मिले, मैं ये बताना चाहता हूँ। वो नोट मैंने भेज दिए। ठीक है, मैं सीधे अपने गेस्ट कोऑर्डिनेशन को बोलता हूं, वो नोट निकाल के बताया। राधिका खेरा जी, राज्यों की जिम्मेदारी से आप क्यों बचना चाहते हैं, सिर्फ केंद्र पर ही हमला क्यों? ये डॉक्टर मिश्रा का कहना है। दीपक जी, सबसे पहली बात, भारत पिछले साल के मुकाबले आज जो स्थिति में है, जो 6 अप्रैल को स्थिति हो गई थी, वो पिछले साल से कई ज्यादा भयानक है। पिछले साल से हम कुछ भी नहीं सीखे, और वो कहावत है ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और वही हमने दोबारा होते देखा। पिछले साल जब देश में कोरोना पैर पसार रहा था, लोग बार बार बोल रहे थे, ऑपोजिशन बार बार बोल रही थी, राहुल गांधी जी बोल रहे थे, तब भी सरकार के मंत्री ट्रोल मंत्री बने हुए थे। और सरकार क्या कर रही थी? सरकार नमस्ते ट्रम्प कर रही थी, और सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम कर रही थी। एक साल बाद कहानी फिर वहीं आके खड़ी हो जाती है, जब सरकार को चुनाव लड़ रही है, देश की जनता कोरोना से लड़ रही है, ऑपोजिशन बार बार फिर बोल रही है कि सरकार जागिए, लेकिन मोदी जी हो, प्रधानमंत्री जी हो या हमारे गृह मंत्री हो, वो सिर्फ भाजपा के चुनाव प्रचार मंत्री बन के रह गए। और मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, ये बहुत जरूरी है, ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हम पिछले साल से आज तक कुछ नहीं सीखे हैं। हमने बड़ी बड़ी बातें बोल दी, ताली बजाइए, थाली बजाइए, दिए जलाइए, हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बोलिए, लेकिन आखिर में नतीजा क्या हुआ कि 1 साल बाद भी हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, उनके पास पीपीई किट नहीं है, और सबसे जरूरी बात, उनके लिए जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस थी वो लैप्स कर गई है। 1 साल बाद स्थिति बद से बदतर हो गई है। इसलिए हम फिर दोहराऊंगी कि हम कल से आज कुछ नहीं सीखे, कुछ नहीं प्रिपेयर करे। पूरे विश्व में देखने को मिला था किस तरीके से ये सेकेंड वेव दोबारा आई है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार सोती रही। अभी भी उनके लिए क्या जरूरी है, दिन में मोदी जी जाके प्रचार करेंगे, शाम को आके ठीक है ज्ञान देंगे। जवाब ले लेते हैं राजीव जी से। ठीक है राजीव जी, क्या कोई तैयारी नहीं की केंद्र सरकार ने? दीपक जी, मुझसे पूछा आपने? राजीव जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या कोई तैयारी नहीं की केंद्र सरकार ने पिछले 1 साल में कोविड से निपटने की? वैसे ये एक आसान तरीका होता है, अगर एक प्रवक्ता फंस रहा हो तो दूसरा आके बैठ जाए, फिर दोबारा से उसको स्टोरी सुनाओ और दोबारा से बताओ हमने क्या किया, और दोबारा से उसको वही, मैं दोबारा जो पहले बात बोल चुका हूँ, दोबारा पूरी बात मुझे रिपीट करनी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा कि हम जब 10 करोड़ वैक्सीनेशन कर रहे थे, तब ये शायद कहीं घूम रहे थे, तब ये कोई और चर्चा कर रहे थे, तब ये पुडुचेरी में थे, तब ये तमिलनाडु में थे, तब ये केरला में थे, तब ये असम में थे, तब इनके पास प्रश्न नहीं था पूछने वाला कि आप क्या कर रहे हैं। जब हम 33 ऑक्सीजन सेंटर बना रहे थे, 162 में से 33, तब इनके पास वक्त नहीं था, तब ये केरला में घूम रहे थे, तब ये चुनाव लड़ रहे थे, तब ये भाषण भी दे रहे थे, जो आज भाषण की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, हर जगह पे जाकर दे रहे थे। नहीं पूछा था इन्होंने हमारे से कितने गैस के सिलेंडर आपने बना दिए, कितने प्लांट बना दिए। जब हम पूरी दुनिया के अंदर ये संदेश दे रहे थे, राज्यों को बोल रहे थे कि आप कोविड के लिए मैनेजमेंट बनाइए, माइक्रो मैनेजमेंट करिए, हमें कोविड से लड़ना है, तब वहां से जवाब नहीं आ रहा था। तब जवाब नहीं था, इनके पास वक्त नहीं था। अब वो कोई भी राज्य सरकार क्यों ना हो,
वो पंजाब की हो या राजस्थान की हो। अभी थोड़ी देर पहले आपके पैनल के ऊपर राजस्थान से एक महिला बैठी थी जिन्होंने बताया कितने बुरे हालात है, डॉक्टर नहीं है अस्पतालों के अंदर। किसकी सरकार है वहां पे? मैं ब्लेम नहीं करना चाहता इस टाइम कांग्रेस को, किसी भी सरकार को ब्लेम नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी सरकार इतनी इनएफिशिएंट नहीं हो सकती है जितने इनएफिशिएंट इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसे वो परिवार होता है। क्योंकि हर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करी है कि उन्होंने जो सहयोग हमें दिया है वो बेहतर सहयोग है, जिस तरीके के रिसोर्सेज हमें दी जा रहे हैं वो बेहतर रिसोर्सेज है। अरे भाई अपने मुख्यमंत्रियों की तो कम से कम बेइज्जती मत करिए। राहुल गांधी के चक्कर में आपने अपने मुख्यमंत्रियों को बेचारों को बेइज्जत कर दिया। जवाब दे दो। वो बकायदा प्रधानमंत्री से संवाद करते हुए ये मांग रख रहे थे कि ये जो आपूर्ति की है ये बेहतर, उससे बेहतर होनी चाहिए। वो सुझाव दे रहे थे। वो घर पे लेटे लेटे शमशान और कब्रिस्तान नहीं कर रहे थे जो राहुल गांधी आज कर रहे हैं। वो घर पे लेटे लेटे ये मजाक नहीं कर रहे थे। और आप खुद इंजेक्शन वैक्सीन नहीं लगवा रहे, जवाब ले लेते हैं राधिका से, जवाब ले लेते हैं राधिका। डिबेट में भेजते थे जाओ वैक्सीन के ऊपर उंगली उठाइए। आप ही लोगों को बोलते थे डिबेट में जाके वैक्सीन पर उंगली उठाइए और आप डिबेट करते थे उसके ऊपर। बताइए, मैंने यही कहा आपसे दोबारा से। अब थोड़ी देर में राधिका जी चली जाएंगी, कोई और आ जाएगा, फिर मुझे दोबारा स्टोरी नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। क्या किया मैं जवाब दे देती हूँ इनका। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा जोश है आज भाजपा के प्रवक्ता के अंदर, लेकिन काश ये जोश एक साल से दिखा होता और सरकार के अंदर दिखा होता, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और हेल्थ केयर मंत्री, वो स्वास्थ्य मंत्री हमारे प्रचार मंत्री नहीं बने होते। और मैं बता देती हूँ, और आपको एक बात शायद याद, आप बार बार भूल जाते हैं जेटली साहब, की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, गृह मंत्री अमित शाह साहब है, और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी है। राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है। सारे सवाल जो आप हमारे पे दाग रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, आप ये बताइए मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्यों आज हमारा माइग्रेंट लेबर फिर बाहर वहां पे स्टेशंस में है? फिर एक ऐसी स्थिति बन गई है कि पलायन होगा। क्यों हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की जो इंश्योरेंस थी वो सारी लैप्स कर गई। और आप बात कर रहे हैं वैक्सीन की, 6.5 करोड़ वैक्सीन आपने देश को देने की जगह बाहर भेज दिए, और इसके लिए अपने आप की पीठ थपथपाते भारत का राजदूत में जाके यूएन। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी दीपक जी, अगर ये करा दीजिए या आप बता दीजिए, हम उसके चले जाते हैं। मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, आप इनको चुप करा सकते हैं? बताइए। पुरुष से महिला पे आ गई डिबेट, फिर से दोबारा से रिपीट करना पड़ रहा है। पूरा पैनल ने देखा कि मैंने अभी क्या बात बोली। आपको होश है? आप क्या बकवास मैं कर रहा हूं? महिला बकवास मैं कर रहा हूं, मजाक आप कर रहे हैं दीपक जी? मजाक आप कर रहे हैं। अगर कोविड की स्थिति पे ये मजाक आप कर रहे हैं। पुरुष महिला सवाल का जवाब दे चुके हैं कि वैक्सीन क्यों इंपोर्ट करनी पड़ी। मैं एक सिंपल सी बात बोल रही हूँ, क्यों यूएन ने हमारे नाराज ना हो, तब तक मैं गोरखपुर चलता हूँ। एक मिनट, मेरे एक दर्शक अनु प्रसाद जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनु प्रसाद, थोड़े से ठंडे हुई। हाँ पूछिए पूछिए। हेलो हेलो, हाँ जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ पूछिए। देखिए सबसे पहले सवाल तो मेरा ये है, डॉक्टर अनु प्रसाद जी क्या कहेंगे आज के हालात पर? जी देखिए, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि आखिर क्यों ये बार बार भाजपा सरकार, ये कांग्रेस क्या क्वेश्चन कर रही है, सपा सरकार क्या कर रही है, बसपा सरकार क्यों क्वेश्चन कर रही है, इस पे वो जनता को उलझा रही है। हम जनता या आम जनता जानना चाहती है कि एक साल से भाजपा सरकार को जो समय मिला था कि एक साल में उन्होंने हमारे लिए क्या तैयारी की, हमें कोई तैयारी नहीं दिख रही। आज भी आम जनता उसी तरह त्रस्त है। आज भी आम जनता लॉकडाउन की जो स्थिति हमने एक साल से झेली थी, वो धीरे जब मुश्किल से 1-2 महीना हो रहा था कि सारी चीजें फिर से पटरी पे आने को लगी थी, कि हमारा काम धंधा शुरू हो रहा था, अचानक से फिर से कोरोना का जो लहर फिर से वापस आ गया। हम फिर से लॉकडाउन की स्थिति से डर रहे हैं। दूसरा, अगर यही स्थिति थी, अगर सबको पता था कि दूसरी लहर आने वाली है, तो क्यों लगातार चुनाव रैलियां निकल रही हैं? सबसे ज्यादा चुनाव रैलियां तो भाजपा की ही निकली हैं। प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह जी रैलियां कर रहे हैं, वो भी बिना मास्क के। आखिर वो गृह मंत्री होके आम जनता को क्या संदेश देना चाह रहे कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है? अगर वो गृह मंत्री होके भी मास्क के बिना वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार करते जा रहे हैं। अनु जी आपके सवाल का जवाब लूंगा इस ब्रेक के बाद।